हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। आज का हमारा आर्गुमेंट राइटिंग का टॉपिक है और हमने टॉपिक सेलेक्ट करा है साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। आपको पता होगा ये बहुत ज़्यादा डिबेट में रहा है। इनफैक्ट नीति आयोग का एक पेपर भी पब्लिश हुआ था साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पीएम मोदी ने इसको पिच भी करा था इस आइडिया को अपनी एक रैली में, तो इसलिए आज हम आर्गुमेंट राइटिंग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड टुडेज डिस्कशन। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन से स्टार्ट करा है। अगर आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट है, बहुत रेलेवेंट न्यूज़ है जो आपको याद भी है, मतलब न्यूज़ में भी है और आपको याद भी है वो रेलेवेंट न्यूज़, तो आप लिख चाहो तो उससे भी अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर डेफिनेशन आपको याद है तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। वन नेशन वन इलेक्शन envisages a system where elections to all state in the Lok Sabha will have to be held simultaneously। तो हमने इस तरीके से अपना डेफिनेशन दे के इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा है। अब हम अपने फेवर के पॉइंट्स पे आएंगे। फेवर से व्हाट वी मीन एक्चुअली इज़ कि हम इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है फेवर और अगेंस्ट में। तो फेवर का मतलब ये है कि जो ऊपर आर्ग्यूमेंट लिखी है वन नेशन वन इलेक्शन को हम सपोर्ट कर रहे हैं। सो पहला पॉइंट हमारा फेवर का देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन इन कॉस्ट। वन नेशन वन इलेक्शन अगर कॉन्सेप्ट आता है तो सबसे बेनिफिशियल क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा। तो उस कॉस्ट रिडक्शन की पॉइंट को हमने सबसे पहला लिखा है। द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्शन हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स, वन एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़। हमने इसको ऑलरेडी बता दिया है कि दो कॉम्पोनेंट है कॉस्ट के। अगर आप कॉस्ट में रिडक्शन की बात करते हो तो एक ECI का और एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का दो कंपोनेंट है। और अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन हेल्ड करोगे तो एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होगा और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ही अंधाधुंध पैसा लगाते हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज़ होगा। अब हमने यहाँ एग्जांपल दे के इसे कोट करने की कोशिश करी है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कोई एग्जांपल या कोई फैक्ट वगैरह आप दोगे तो उससे आपका जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट लुक देगा एक। तो ये हमने बताया है यहाँ पे बिहार इलेक्शंस के बारे में। बिहार इलेक्शन 2015 alone cost the government 300 crores. Holding simultaneous election will help in reducing election expenditure in terms of finance and prevent populist policies of the political parties to lure voters। आपने बहुत बार सुना होगा, ये एक्चुअल में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्शन के टाइम पे फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट आता है, फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और ये एक तरह के पॉपुलिस्ट मेजर होते हैं। तो इसको अवॉइड, ये आते तो ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ में ही है, बट क्या अगर आप साइमल्टेनियस सिलेक्शन करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर आपका कम हो सकता है। ये फ्रीबीज आप बार बार आपको इनकर नहीं करने पड़ेंगे एक्सपेंडिचर में, क्योंकि एक बार इलेक्शन हो रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज उसी हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकती है। फ्रीबीज में बहुत बार आपने सुना होगा कि टीवी कभी कभार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, होम अप्लाइंसेस जैसे प्रेशर कुकर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो वोटर को ल्योर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए दी जाती है। सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है स्ट्रेंथन्स फेडरलिज्म। अब इसको देखते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन ब्रिंग्स स्टेट्स ऑन पार विद द सेंटर। If the election are to be held simultaneously once in 5 years, the elected state government cannot be dismissed easily। आपने ये बहुत बार देखा होगा, आता है कॉन्सेप्ट न्यूज़ में आता है कि सेंटर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नर होता है एंड गवर्नर इज़ एक्चुअली में अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गवर्नर की डिस्क्रिप्शन पे आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। ये बेसिक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होगा कि गवर्नर की डिस्क्रिप्शन होती है, कुछ वैलिड रीज़न होते हैं, ऑब्वियसली वैलिड रीज़न होते हैं तो आप गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। बट अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर के पार पे ले आएंगे, एक पर्टिकुलर लेवल पे ले आएंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन से, तो इतनी आसान नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना और प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन। तो जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो जाता है पावर का और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है, तो वो हम जो मिसयूज़ ऑफ पावर है उससे कहीं ना कहीं हम बच सकते हैं और कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को ये स्ट्रेंथन करेगा। This will reduce the anomalies created by the Article 356, hence it strengthens federalism। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ रिड्यूस यूज़ ऑफ MCC। MCC इज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट।
जब न्यूज़ में जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ या कहीं पे इलेक्शन हो रहा होता है तो हमने सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट्स कोड्स ऑफ कंडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बेसिकली MCC इम्प्लीमेंटेशन से जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज आते हैं, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस में डिले आते हैं, क्योंकि कभी किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, कभी किसी स्टेट में इलेक्शंस हो रहा है, कभी सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस हो रहा है, तो वो जो बार बार MCC के इम्प्लीमेंटेशन करने से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में डिलेज आते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले आते हैं वो हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन हो रही है तो। The imposition of MCC puts on hold the entire developmental program and activities of the union and state government. This often leads to policy paralysis and governance deficit. Simultaneous election reduce such disruption. It will help ruling parties focus on governance instead of being constantly in election mode. बार बार आप कहीं ना किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, वो इलेक्शन रैलीज कंडक्ट करवाने में इतनी बिजी हो जाती है कि अपने स्टेट्स में कभी कभार जो डेवलपमेंटल एजेंडा है वो कहीं ना कहीं उनका बैकलैश हो जाता है, वो पीछे रह जाता है। तो ये हमें फ़ायदा होगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन इम्प्लीमेंट होते हैं तो। लास्ट पॉइंट है फ्री क्रूशल मैन पावर। Simultaneous election would free crucial manpower which is often deployed for prolonged period on election duties. मैन पावर से यहाँ पे CAPF है और बहुत बार आपने देखा है कि टीचर्स की ड्यूटी भी लगाई जाती है पोलिंग बूथ में और वहाँ पर। तो जो बहुत बड़े स्तर पे जो मैन पावर का यूटिलाइजेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन इम्प्लीमेंट करोगे तो वो 5 साल में एक बार होगा, तो हम उस मैन पावर को, जो क्रूशल मैन पावर है, हम उसे फ्री कर सकते हैं और जो बाकी हमारे नेसेसरी ऑब्जेक्टिव्स है, जो बाकी नेसेसरी वर्क है, हम उनको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2014 का एग्जांपल दिया है। लोकसभा इलेक्शन हैव 177 इन situ कंपनीज एंड 1349 मोबाइल कंपनीज ऑफ CAPF वर डिप्लॉयड। ये हमने डाटा दे के यहाँ पे बताया कि इतने बड़े स्तर पे हम मैन पावर का यूज़ करते हैं एक्चुअली इलेक्शन पे। तो हमने ये 4 पॉइंट दे के हमारे फेवर के पॉइंट्स को डिस्कस करा है। अब हम अपने अगेंस्ट के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट के पॉइंट से हमारा मतलब है कि हम इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं आना चाहिए। सबसे पहला हमारा पॉइंट है ऑपरेशन फीजिबिलिटी का। इसमें हमने लिखा है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि इट वुड मीन arbitrarily curtailing or extending the term of existing legislature to bring the election dates in line with the due date for the rest of the country. Such a measure would undermine democracy and federalism. ये आपको पता होगा, कुछ स्टेट में इलेक्शन अभी हुए हैं, कुछ स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं, कहीं पे सेंट्रल लेवल का इलेक्शन है। अगर आप इन सब को कंबाइन करोगे, और फिर कहीं पर हमने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करा है सपोज़, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल तब से चल रहा है। अगर आप इन सबको कंबाइन करोगे और आप एक कॉमन डेट लेते हो कि 2026 में हम साइमल्टेनियस इलेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो कुछ स्टेट की गवर्नमेंट को आपको डिसमिस करना पड़ेगा, कुछ गवर्नमेंट का आपको टर्म एक्सटेंड करना पड़ेगा और इवेंचुअली ये एक बहुत बड़ा एपिसोड डेवलपमेंट होगी एक साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आपको एक्सटेंड करना पड़ रहा है टर्म स्टेट गवर्नमेंट्स का, कहीं पे आपको कर्टेल करना पड़ रहा है। तो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है हमारे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर्ट होंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ ना जाए और जो जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से हम चलने दें, ताकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हमारे स्ट्रेंथन रहे और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को हम फॉलो कर सकें। सेकेंड पॉइंट देखिए, नेगेट्स नो कॉन्फिडेंस मोशन। NCM इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका मतलब ये है अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन ला देते हो तो 5 साल में एक बार इलेक्शन हो रहा है, तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करनी है, बेसिकली अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना चाहेंगे, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, तो उसका तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो डिसमिस ही नहीं हो सकती है। तो फिर क्योंकि वो 5 साल में एक बार होगी, और अगर एक बार आपने किसी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया है तो फिर आप अगले कितने, अगर सपोज़ उसका 3 साल का टर्म रहता था, तो आप 3 साल तक वेट करोगे या नई गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी। तो वो एक कहीं ना कहीं अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसको कैसे किया जाएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन वर्क ओनली इफ गवर्नमेंट लास्ट फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years रिगार्डलेस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। इट नेगेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन which is an important tool for legislative control over the executive and thereby weakening the essential principle of democracy.
देखो अगर आप ये कहना चाह रही हो कि हमारी डेमोक्रेसी इस प्रिंसिपल पे फंक्शन करती है कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर आएंगे तो फेडरलिज्म स्ट्रेंथन होगा। अगर फेडरलिज्म स्ट्रेंथन होगा तो उसका बैक साइड या फ्लिप साइड ये भी है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो जिससे हम एक्चुअली में कंट्रोल करते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। सपोज़ 2019 में हमारे इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन। अगर इस टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करनी होगी और जो बचे हुए टर्म के लिए होगा, तो या तो हम वेट करेंगे या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। तो वो जो गैप पीरियड होगा उसे फिल कैसे करेंगे, या उस नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या रहेगा, ये कहीं ना कहीं अभी भी क्वेश्चन मार्क है सिर्फ क्रेडिबिलिटी पे साइमल्टेनियस इलेक्शन के। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑन वोटिंग बिहेवियर। ये बहुत बार ये आर्ग्यूमेंट एक्चुअली में बहुत वैलिड है, क्योंकि कई रिसर्चेस में ये देखा गया है कि जब लोग वोट करने जाते हैं, एक साथ वोट करने जाते हैं सेंट्रल और स्टेट के इश्यूज़ पे, तो दे एंड अप वोटिंग फॉर द सेम पॉलिटिकल पार्टी। तो ये उनकी जो वोटिंग पैटर्न है ना, उसको इफ़ेक्ट करेगा कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे। अगर खाली आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जा रहे हो तो हो सकता है आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वेट करो। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए जा रहे हो तो हो सकता है आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट करो। और अगर आप बाई इलेक्शंस के लिए जा रहे हो तब भी हो सकता है आप कहीं किसी और उसको वोट करो। तो ये अगर आप साइमल्टेनियसली कर दोगे वोटिंग पैटर्न, तो ये बहुत बड़े वोटिंग बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। ये इसकी आर्ग्यूमेंट है। Some political parties argue that it may influence voter behavior in a manner that voter would end up voting on national issues even for the state election, and this may lead to state issues being overshadowed by national issue and thus would increase marginalization of regional parties. एक्चुअली में ये बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जब साइमल्टेनियसली आप वोट करने जाओगे तो जो स्टेट इशू होते हैं ना, वोटर के दिमाग से वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो नेशनल इशू को फोकस में रखते हुए जो रीजनल पार्टीज़ है उनको भूल जाते हैं, और नेशनल इशू को फोकस में रखते हुए नेशनल पार्टीज़ को ही दोनों लेवल पे वोट कर देते हैं। तो जो स्टेट के इशू है वो कहीं ना कहीं दब गए या वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं नेशनल इशू के सामने। लास्ट पॉइंट हमारा है लॉजिस्टिकल चैलेंज का। हमने वहाँ बताया था कि क्रूशल मैन पावर को फ्री कर देगा, पर हम ये तो सोच नहीं पाए कि अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन होंगे, वो भी इतने बड़े लेवल पे, तो इतनी बड़े लेवल पे हम इतनी ज़्यादा मैन पावर कैसे लेकर आएंगे। उनका मोबिलाइजेशन करना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा। होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन once in 5 years may also face logistical challenge. For the free and fair conduct of the election, security forces need to be deployed in large numbers. Given the current strength of security personnel, this may be a challenging task. तो ये हमारे हो गए हैं 4 पॉइंट हमने अगेंस्ट में लिखे हैं, 4 पॉइंट हमने फेवर में लिखे। आपके पॉइंट्स हमेशा बैलेंस होने चाहिए। 3 लिख रहे हो तो 3 ही पॉइंट अगेंस्ट में भी लिखना, 4 लिख रहे हो तो 4 पॉइंट लिखना है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन हमने एक्चुअल में दिया है लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन का। लॉ कमीशन एक रिकमेंडेशन दी थी, तो हमने न्यूट्रल कंक्लूजन देने की कोशिश करी है यहाँ पे। द लॉ कमीशन रिपोर्ट हैज सजेस्टेड categorization of states based on proximity to the next general election as an alternative. लॉ कमीशन ने एक्चुअली में ये बोला है कि आप स्टेट्स को कैटेगराइज कर दो। स्टेट्स का कैटेगराइजेशन करने से क्या हो जाएगा, जैसे कुछ स्टेट ऐसे आपने देखा होगा, जैसे यूपी उनमें से एक स्टेट है कि जो उनका इलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं आसपास होता है जनरल, जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं एक साल या 1.5 साल के अंदर होता है। तो आप एक कैटेगरी ऑफ स्टेट्स वो बना लो, और कुछ ऐसे स्टेट है जिनका मिड में इलेक्शन आता है तो आप एक कैटेगरी उनकी बना लो। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट किया है तो उनका अब इलेक्शन होगा तो एक उनकी कैटेगरी बना लो। तो ऐसे कैटेगरी वाइज आप इलेक्शन होल्ड कर सकते हो, पर साइमल्टेनियसली सबको एक ग्रुप में करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए जो बेटर ऑल्टरनेटिव है, कैटेगराइज करके स्टेट्स को ग्रुप में अलग अलग, एक कैटेगरी होगी एक स्टेट्स की, एक होगी बी स्टेट्स की, और एक होगी सी स्टेट्स की। तो इनका कैटेगराइजेशन करके अगर आप इलेक्शन करवाते हो तो ये एक बेटर ऑल्टरनेटिव होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन का। तो ये लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी। हमने कंक्लूजन में न्यूट्रल रहने के लिए वही रिकमेंडेशन डाल दी है। The Law Commission report has suggested categorization of states based on the proximity to the next general election as an alternative to simultaneous election. Thus, one nation, one election as an idea must be thoroughly examined by all involving all the stakeholder. हमने लास्ट में लिख दिया है कि एज ए आइडिया इस कॉन्सेप्ट को आपको thoroughly examine करने की ज़रूरत है by involving all the stakeholder concerned. जितने भी हमें लगता है कि स्टेक होल्डर होने चाहिए उनको इन्वॉल्व करो, bring them on the table.
गेट देम टू द कंक्लूजन, उसके बाद हम इस आइडिया को डिस्कस करेंगे, जो भी कंक्लूजन आएगा उसके ऊपर। ये हमने इसमें कंक्लूड करा है अपने आर्ग्यूमेंट को। इस तरीके से हमने अपनी आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करी है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।